हेलो एवरीवन, जय हिंद। माय नेम इज राहुल परमार। और लास्ट क्लास के अंदर विक्रांत बेच में जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसके अंदर हम लोगों ने इंडिया की एग्रीकल्चर को पढ़ा था। इंडिया की एग्रीकल्चर के बाद इंडिया की सोइल्स को डिस्कस किया था। यहां पर आज का जो सेशन होगा, इस सेशन के अंदर हम कई सारी क्रॉप्स ऐसी थी बेटा जो बच गई थी, उन क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रोबेबल जो क्वेश्चन होंगे वो लगाएंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल फर्दर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिनरल्स, एनर्जी एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब हम इंडिया के मिनरल्स, इंडिया की एनर्जी और इंडिया की इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सोइल्स ऑफ इंडिया के अंदर हमने शुरुआत की थी एक एक करके क्रॉप्स के बारे में कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स लगती है। तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो पहला आ जाएगा आपका राइस। राइस मतलब चावल, ठीक है। तो राइस को लगाने के लिए, राइस एक खरीफ क्रॉप है पहली चीज तो, इट इज अ खरीफ क्रॉप। राइस इज अ खरीफ क्रॉप और इसे लगाने के लिए, राइस को लगाने के लिए 22 डिग्री से 32 डिग्री के तापमान की आवश्यकता पड़ेगी। 22 डिग्री से 32 डिग्री तक के तापमान की आवश्यकता पड़ेगी विथ हाई ह्यूमिडिटी। मतलब उमस बहुत ज्यादा होगी राइस की फसल को। और रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होगी 150 से 300 सेंटीमीटर। मतलब मॉनसून के वक्त ये फसल ज्यादा फ्लरिश करती है। और राइस को लगाने के लिए डीप क्ले एंड लोमी सोइल की रिक्वायरमेंट होती है। डीप क्ले एंड लोमी सोइल मतलब बेस्ट एलुवियल सोइल। बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस इज द एलुवियल सोइल। इट इज द स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। स्टेपल फूड का मतलब क्या होता है बेटा? ये हमारे देश के अंदर खाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है गेहूं के साथ साथ। दूसरा, टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल राइस के प्रोडक्शन में टॉप पर आता है। तो टॉप राइस प्रोड्यूसिंग में वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। इसमें हम क्या देख रहे हैं बेटा कि जो मेजर पार्ट है, जैसे वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, द मेजर पार्ट इज ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, उन नॉर्दर्न प्लेन्स का मेजर पार्ट इसके अंदर आता है। साथ ही साथ यही इट इज एन स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। फूड के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इज इंडिया, इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड टॉप प्रोड्यूसर है चाइना। चाइना राइस के प्रोडक्शन में, चावल के प्रोडक्शन में टॉप पर है। चावल चाइना, ठीक है। और सेकंड पर हमारा देश भारत आता है। क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है तो हम उसे स्टेपल फूड के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, अगली आती है आपकी गेहूं। गेहूं के खेतों में जब कंघी करे हवाएं, ये गाना आपने सुना होगा। बट लिटरली जब आप जनवरी या फरवरी के मंथ में जाओगे खेतों के अंदर, तो जनवरी फरवरी में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जब खेतों के ऊपर हवा चलती है तो गेहूं की ये जो बालियां होती है, हरे जो गेहूं होते हैं वो कभी ऐसे लेटते हैं, कभी ऐसे लेटते हैं। मतलब जिस तरफ हवा का डायरेक्शन होगा उस तरफ ये लेट जाते, इसलिए इसके ऊपर सॉन्ग वो लिखा गया है, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को रिक्वायरमेंट होती है इनके सोविंग के वक्त, मतलब जब इनकी बुआई होती है। पहली बात तो इट इज अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कब लगाई जाती बता देता हूं आपको। अक्टूबर से लेकर के नवंबर में लगाई जाती है। और इसका हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो होता मार्च। मार्च में इसकी कटाई होने लग जाती है। तो बिटवीन 10 to 15 डिग्री ड्यूरिंग द सोविंग टाइम, मतलब ठंड का वक्त हो जाएगा खेतों के अंदर। तो कब से? अक्टूबर से नवंबर में इसको सोविंग के वक्त तापमान 10 से 15 डिग्री होना चाहिए। वहीं जब इसका कल्टीवेशन कर रहे हैं, जब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं, उस वक्त तापमान की रिक्वायरमेंट होती है 21 डिग्री से 26 डिग्री। मतलब महीना होता है मार्च का, वसंत का सीजन होता है। जब हम वसंत का सीजन मनाते हैं तो वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा करते हैं। उसके बाद रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है 75 सेंटीमीटर से लेकर के तो 100 सेंटीमीटर तक। मतलब इतनी
इतनी बारिश इसके लिए हो तो सफिशिएंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अब व्हीट के लिए कौन सी सोइल सबसे बढ़िया होती है? तो व्हीट के प्रोडक्शन में सबसे बढ़िया ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने बताया बेस्ट होती है, एक तो एलुवियल सोइल और दूसरी ब्लैक सोइल। तो एलुवियल सोइल एंड ब्लैक सोइल आर गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो व्हीट के प्रोडक्शन में ये टॉप पर आती है। वेल ड्रेन फर्टाइल लोमी सोइल, ठीक है, वेल ड्रेन फर्टाइल लोमी सोइल इसके लिए जरूरी है। गंगा सतलज प्लेन, मतलब कौन सा इलाका आपका? गंगा सतलज प्लेन, मतलब सतलज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। सतलज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। कहां से ओरिजिनेट होती है? लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है वही सतलज रिवर, और वहां से लेकर के तो गंगा का एंड तक, मतलब वेस्ट बंगाल तक। तो सतलज गंगा प्लेन्स में बात करें तो पंजाब से लेके तो कहां तक? वेस्ट बंगाल तक। उन राज्यों के अंदर इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। और टॉप प्रोड्यूसर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, इवन ये वही इलाका है बेटा जहां पर पे ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई थी। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत थी वो इन्हीं इलाकों के अंदर की गई थी। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इतने राज्यों के अंदर टॉप प्रोडक्शन होता है व्हीट का। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। इंडिया व्हीट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। आगे की फसल की बात की जाए तो आगे की फसल में जो नेक्स्ट फसल है हमारे पास, दैट इज दी मेज। मेज मतलब मक्का। मक्का जब लगाई जाती है तो लगाने वक्त मक्का को तापमान की आवश्यकता होती 21 से 27 डिग्री, मतलब 21 टू 27 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। रेनफॉल ज्यादा होगी तो मक्का का प्रोडक्शन अच्छा होगा, मतलब हाई रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ओल्ड एलुवियल सोइल मतलब एक होती है हमारी भाबर, एक तराई, एक होती भांगर और एक खद्दर। तो भांगर जो सोइल होती है, दैट इज द ओल्ड एलुवियल सोइल। भांगर सोइल इज द ओल्ड एलुवियल सोइल, ठीक है। तो ओल्ड एलुवियल सोइल के अंदर इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। इसके स्टेट वाइज प्रोडक्शन की बात करें तो कर्नाटक इज टॉप इन द प्रोडक्शन ऑफ मेज, फॉलोड बाय महाराष्ट्र ऑन सेकंड नंबर, थर्ड नंबर मध्य प्रदेश, फोर्थ तमिलनाडु एंड फिफ्थ तेलंगाना। ये स्टेट वाइज प्रोडक्शन एरिया है किसका? मेज का। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, वो बात ये है कि ये जो है मेज को फूड एंड फोडर दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फूड एंड फोडर मतलब आप इसको मक्का की रोटी भी खाते हैं और दूसरा मक्का का जो भी बचता है ना रिमेनेंट्स, उसको हम जानवरों को खिला देते हैं। तो फूड एंड फोडर दोनों तरीके से ही मक्का को इस्तेमाल किया जाता है। मूविंग अहेड, अगला आ जाता है मेजर क्रॉप्स के अंदर पल्सेस। पल्सेस का मतलब क्या होता है? दालें। तो जो पल्सेस होती है जो यहां पर पाई जाती है उसको तापमान की आवश्यकता होती है 20 डिग्री से 27 डिग्री। रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती 25 से 60 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, कम रिक्वायरमेंट में भी ये काम कर जाता है। सोइल मतलब सेंडी लोमी सोइल की इसको रिक्वायरमेंट होती है। सेंडी मतलब होती है रेतीली, लोमी मतलब दोमट। तो रेतीली दोमट मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है किसको? पल्सेस को, दाल को। दाल के प्रोडक्शन में टॉप पर बात करें तो सेंट्रल इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश इसके प्रोडक्शन में टॉप पर आता है। दूसरा राजस्थान जो इसको फॉलो करता मध्य प्रदेश को। तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक। मतलब आप नोटिस करेंगे तो नॉर्दर्न रीजन इसके अंदर ज्यादा आता है इसके प्रोडक्शन में, ठीक है। और साउथ से एक स्टेट आता, दैट इज द कर्नाटका। ओके, it is the largest producer, India is the largest producer as well as consumer of pulses। हमारा देश भारत वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का और कंज्यूमर भी, ठीक है, याद रखना। दीज आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द वेजिटेरियन डाइट। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपकी डाइट का मेजर सोर्स होता है पल्स मतलब दाल, ठीक है। मेजर पल्स जो इंडिया के अंदर लगाई जाती है वो है तुअर, जिसको हम अरहर भी बोलते हैं। उसके बाद उड़द, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम मतलब चने की दाल,
ठीक है, बटले की दाल, मटर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये सारी प्रकार की दालें हमारे देश के अंदर पाई जाती है। मूविंग अहेड, अगली क्रॉप आती है, दिस क्रॉप इज द कमर्शियल क्रॉप। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप होती है, और क्या नाम है इसका? सुगर केन। सुगर केन इज अ कमर्शियल क्रॉप, जो कि जिसको तापमान की आवश्यकता होती है 21 से 27 डिग्री का। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब होता है एकदम गरल और सूक्ष्म क्लाइमेट की आवश्यकता इसको पड़ती है। रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। रेनफॉल की मतलब 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक बारिश की रिक्वायरमेंट होती है, किसको? आपके गन्ने के खेत को। साथ ही साथ मिट्टी, इसको अगर डीप रिच लोमी सोइल, मतलब दोमट मिट्टी, लोमी सोइल क्या होती है बेटा? लोमी सोइल इज मिक्सचर ऑफ सैंडी, क्लेई, सैंड, क्ले, और एक और जो हमारी सोइल होती है जिसके अंदर और छोटे होते हैं, वो दैट इज सिल्ट। इन तीनों का प्रोडक्शन, इन तीनों को कंबाइन मिला करके आपकी लोमी सोइल बनती है। ठीक है, तो लोमी सोइल के अंदर सब कुछ होता है, ह्यूमस भी होती है, मॉइस्चर भी होता है। ठीक है, इन सभी के मिक्सचर से लोमी सोइल बनती है। शुगर केन के प्रोडक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसके प्रोडक्शन में टॉप पर है। इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन उत्तर प्रदेश इज टॉप, उत्तर प्रदेश इसके प्रोडक्शन में टॉप पर है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड बिहार। ये इसको फॉलो करते हैं। इसके बाद कौन आता है? महाराष्ट्र, फिर आता कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, और फिर आता है आपका बिहार। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के अंदर शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, और इंडिया इसके प्रोडक्शन में सेकंड पर आता है। मूविंग अहेड, मेजर ऑयल सीड्स की बात कर ले। ठीक है, तो ऑयल सीड्स क्या होते हैं? वो सारे पौधे जिनसे तेल निकाला जाता है, वो सारे पौधे जिनके बीजों से तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों है, जैसे ग्राउंडनट है, जैसे सोयाबीन है, जैसे तिलहन है ना। तो ये सब आते हैं ऑयल सीड्स के अंदर। ऑयल सीड्स के लिए बेटा अलग अलग क्रॉप्स का है, पर मेजरली बात की जाए कंबाइनली तो 15 से 30 डिग्री का तापमान, मतलब जब उनकी सोविंग की जाएगी तब से लेकर के कल्टीवेशन तक 15 से 30 का तापमान रहेगा, 15 का रात को और 30 का दिन में। ठीक है, फिर बारिश की बात करें तो 30 to 75, 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक की बारिश की इनको रिक्वायरमेंट होती है। और सोइल जो होती है इनके लिए बेटा लोम सोइल, क्लेई सोइल की जरूरत पड़ती है। और अगर मिट्टी वो है रेतीली, तो रेतीली मिट्टी को आपको प्रॉपर पानी देना पड़ेगा, तब जाकर के उसके ऊपर आप ऑयल सीड का कल्टीवेशन कर सकते हैं। ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में, तुअर की दाल के प्रोडक्शन में टॉप पर आता है ऑयल सीड्स, तुअर की दाल भी, सोयाबीन भी, इनके प्रोडक्शन में टॉप पर आता है स्टेट मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश टॉप, फॉलोड बाय राजस्थान। मैंने क्या कहा कि सैंडी सोइल अगर होगी तो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। अगर सोइल सैंडी हुई तो इट शुड बी वेल ड्रेन्ड, इट शुड बी वेल ड्रेन्ड, फॉलोड बाय गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इतने राज्य है जहां पर इनका प्रोडक्शन मेजर अमाउंट में होता है। मेन ऑयल सीड्स की बात करें तो जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं बेटा, उसमें ग्राउंडनट आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा, कोकोनट आ जाएगा, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड्स, लिनसीड और आपका सनफ्लावर। अब जैसे ग्राउंडनट मतलब सोयाबीन का तेल, और सरसों का तेल, नारियल का तेल, सीसम का तेल, ठीक है, सोयाबीन का तेल, फिर उसके बाद कैस्टर मतलब अरंडी का तेल, कपास का भी तेल आता है, लिनसीड का आता है, ठीक है, और लास्ट में सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी। इन चीजों के तेल बनते हैं। मोस्ट ऑफ दीस आर एडेबल एंड यूज फॉर द कुकिंग मीडियम। देखो आप लोग, हमारे इंडिया के अंदर एक बड़ा सा चलन है कि मसाले खाने का बहुत शौक है, तेल खाने का बहुत शौक है, दाल तड़का, भिंडी कुरकुरी, ऐसी चीजें हम खाते हैं। तो कुकिंग के मीडियम के लिए इस तेल की काफी आवश्यकता पड़ती है बेटा। कौन से तेल की? आपके इन सारी चीजों से निकलने वाले तेल की। ठीक है, मूविंग अहेड, चलिए आगे बढ़ते, आगे बात करते टी के बारे में। टी मतलब चाय। चाय का प्रोडक्शन कहां पर होता है? चाय का प्रोडक्शन होता है स्लोपी एरिया के अंदर।
समझ रहे हो मेरी बात? स्लोपी एरिया क्या होता है, जैसे ना तो ये पहाड़ पर ज्यादा अच्छे से उग सकती है और ना ही चाय उग सकती मैदान में। चाय उगती है सबसे बढ़िया स्लोप्स के ऊपर, ये ऐसे, ये जो स्लोप्स होते हैं ना, इन स्लोप्स के ऊपर, इन स्लोप्स के ऊपर चाय के पौधों का कल्टीवेशन किया जाता है, स्लोपी सरफेस के ऊपर। इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती 20 डिग्री से 30 डिग्री, मतलब 20 से 30 डिग्री के तापमान की आवश्यकता पड़ती है चाय के पौधे को लगाने के लिए। साथ ही साथ बारिश की बात करें तो 150 से 300 सेंटीमीटर। देखो बेटा, बारिश तो होनी चाहिए, बट अगर सरफेस पर स्लोप है तो वहां पर पानी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, पानी बह के नीचे आ जाएगा। ठीक है। डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सोइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये सोइल की कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत पड़ती है चाय के खेत के लिए। ठीक है। चाय के कल्टीवेशन में इंडिया में टॉप पर आता है आपका आसाम। आसाम चाय के कल्टीवेशन में इंडिया में फर्स्ट पर आता है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग के अंदर बहुत अच्छी चाय होती। इवन मतलब बच्चा मैं आपको बताऊं कि 1 किलो चाय की कीमत 1 लाख रुपए होती है। जो दार्जिलिंग में चाय लगती है ना, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। बड़ी महंगी चाय होती है जो दार्जिलिंग के अंदर लगाई जाती है। इसके बाद आता है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। चाय के प्रोडक्शन में टॉप पर आता है चाइना। तो चाय के प्रोडक्शन में टॉप पर चाइना आता है और इसको फॉलो करता है आपका कौन सा स्टेट? फॉलोड बाय इंडिया। ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईस्टर्न हिल स्लोप्स ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने, देखो एक बात तो है, कैसा ही है, पर इन लोगों ने हमारे देश के अंदर कमर्शियल क्रॉप का चलन चलाया था। जैसे इंडिगो, नील की खेती, दीन बंधु मित्र की किताब में नील दर्पण के बारे में लिखा हुआ था, नील दर्पण किताब का नाम था। तो इंडिगो का कल्टीवेशन बिहार में किया गया। उसके अलावा जो हमारा चाय का कल्टीवेशन है, इसके बाद कॉफी का कल्टीवेशन है, इन चीजों की शुरुआत कराई हमारे देश के अंदर। तो कमर्शियल फार्मिंग का जो ईस्टर्न स्लोप के ऊपर ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था हमारे देश के अंदर। मूविंग अहेड, आगे बात करते कॉफी के बारे में। कॉफी इंडिया के अंदर कौन कौन सी लगती है? अरेबिका एंड रोबुस्टा, ये 2 प्रकार की इंपॉर्टेंट कॉफी होती है जो हमारे देश के अंदर लगती है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को, कॉफी को कल्टीवेट करने के लिए 15 से 28 डिग्री तक के तापमान की आवश्यकता पड़ती है और 150 से 250 सेंटीमीटर तक बारिश। मतलब 15 से 28 डिग्री तो तापमान चाहिए, तो ऐसा एरिया होगा जो हॉट एंड ह्यूमिड होगा। ठीक है। साथ ही साथ दोमट मिट्टी, वेल ड्रेन्ड सोइल होना चाहिए, मतलब पानी में भीगी हुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है किसके लिए? कॉफी के कल्टीवेशन के लिए। ठीक है बच्चा, और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करते हैं अगली जो क्रॉप्स है हमारे पास, दैट इज दी कॉफी। कॉफी के प्रोडक्शन में हम बात करते हैं इंडिया में कौन टॉप पर है, कौन सा स्टेट कॉफी के प्रोडक्शन में टॉप पर आता है? तो इंडिया के अंदर वो स्टेट जो कॉफी के प्रोडक्शन में टॉप पर आता है, दैट इज दी कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर बेटा एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है बाबा बुदान की पहाड़ी। नोट करो क्या? बाबा बुदान की पहाड़ी। तो बाबा बुदान की पहाड़ियों के ऊपर कॉफी का कल्टीवेशन बहुत बहुत अच्छी से होता है। यमन जो थी, यमन के अंदर, यमन की जो कॉफी होती है ना, वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस की जाती है और मेजरली कहां? सदर्न पार्ट में। इवन नीलगिरी जो है, नीलगिरी के पास कॉफी का कल्टीवेशन बहुत बहुत अच्छे ढंग से होता है। ठीक है बेटा, तो याद रख लेना इस वाले पार्ट को कि फर्स्ट पर आता है। वर्ल्ड में कॉफी प्रोडक्शन में टॉप पर आता है आपका कौन सा स्टेट? वर्ल्ड में आता है आपका कॉफी के प्रोडक्शन में ब्राजील। मूविंग अहेड, रबर। आगे बात करते हैं रबर के बारे में। तो रबर इज अ नॉट अ फूड क्रॉप, इट इज नॉट अ फूड क्रॉप। ठीक है। रबर खाने के लिए इस्तेमाल में नहीं आ जाती है। इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप। ये उस एरिया के अंदर लगती है जहां तापमान भी अधिक हो और जहां बारिश भी अधिक हो, वहां पर रबर का कल्टीवेशन होता है। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती 25 डिग्री तक, मोइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तापमान कितना चाहिए होता? लगभग 25 डिग्री और साथ साथ मोइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने आपको कहा इक्वेटोरियल क्लाइमेट के अंदर रबर कल्टीवेशन अच्छा होता है। बारिश
लगभग 200 सेंटीमीटर की इसको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कॉफी को लगाने के लिए वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है इसके लिए, और टॉप प्रोडक्शन में आता है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। मतलब बच्चा ये वाला हिस्सा हमारे देश का, ये वाला जो पार्ट है ये कॉफी के प्रोडक्शन में टॉप पर आता है। इट इज एन इक्वेटोरियल क्लोब बट अंडर स्पेशल कंडीशन ये हमारे देश के अंदर लगाई जाती है। इसके अलावा भी अगर बात की जाए बेटा तो अंडमान निकोबार के अंदर भी रबर का प्रोडक्शन होता है। कहां पर लिखो, अंडमान निकोबार और गारो हिल्स ऑफ मेघालय। एक और नोट करो, अंडमान एंड निकोबार प्लस गारो हिल्स ऑफ मेघालय, यहां पर भी प्रोडक्शन होता है रबर का। ठीक है, इन एरिया के ऊपर भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है। इसके बाद बात करते हैं कॉटन की। तो कॉटन जो होता है, कॉटन मेनली लगाया जाता है सबसे पहले तो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। कॉटन जो होता है, कॉटन को लगाने के लिए हमें कम से कम 21 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता पड़ती है। 21 से 30 डिग्री तापमान के साथ साथ 50 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश। काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉटन के लिए, इस बात को हमेशा याद रख लेना बेटा, काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लस साथ ही साथ 210 फ्रोस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है कॉटन के लिए। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना, यूपीएससी आईएएस की एग्जाम में पूछा। 210 फ्रोस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। 210 फ्रोस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। साथ ही साथ इतना तो समझ में आ गया, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज हो गया हमारा। और इस टाइम पर ब्राइट सनलाइट होना चाहिए, ब्राइट सनलाइट होना चाहिए। काली मिट्टी इसके प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। किसके प्रोडक्शन के लिए? कॉटन के प्रोडक्शन के लिए काली मिट्टी बढ़िया मानी जाती है। टॉप प्रोडक्शन की बात करें तो इसके प्रोडक्शन में टॉप पर आता है आपका महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, इवन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, इस जगह पर भी इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। ठीक है, कहां पर? इन सारी जगह पर भी। साथ ही साथ बेटा इसको 6 से 8 महीने की आवश्यकता लगती है। 6 से 8 महीने तक का तापमान की इसको आवश्यकता लगती है। ठीक है, ओके, एंड इट इज अ खरीफ क्रॉप। ये पॉइंट भी हमें नोट करना है। ठीक है, और इंडिया बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट्स। हमारे देश के अंदर ये एक इंडिजीनियस स्पीसी है जिसकी शुरुआत हमारे देश के अंदर से ही की गई थी। ठीक है, हमारे देश के अंदर से ही इसकी शुरुआत की थी। किसकी? कॉटन की। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज जूट। जूट को कहा जाता है गोल्ड क्रॉप। जूट को कहा जाता है गोल्ड क्रॉप। ठीक है, मतलब ये थोड़ा गोल्डिश नेचर का दिखाई देता, गोल्ड कलर का दिखाई देता बेटा। ठीक है, और ये जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर। इसका प्रोडक्शन टॉप पर होता है। और इसको किस चीज के लिए यूज करते हैं? इसको फॉर एग्जांपल आप कारपेट बनाने के लिए यूज करेंगे, कारपेट्स, गनी बैग्स, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा। जूट हमारे मुल्क मतलब भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन इसमें होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इसको लगाने के लिए। और इसमें एलुवियल सॉइल, वो भी अच्छी पानी में भीगी हुई एलुवियल सॉइल होना चाहिए। इसलिए ये जो गोल्डन फाइबर है, गोल्ड क्रॉप मतलब इसको एक्चुअल में गोल्डन फाइबर कहते हैं, सॉरी गोल्डन फाइबर। ठीक है, ये क्वेश्चन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ने पूछा है, याद रख लेना। गोल्डन फाइबर कौन सी क्रॉप को बोलते हैं? तो जूट को बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि जूट के प्रोडक्शन में इंडिया में टॉप पर कौन सा स्टेट है? तो वो आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल बेटा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला,
व्हाट इज द मेजर सोइल इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स? भारत के उत्तरी मैदान में कौन सी सोइल सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो भारत के उत्तरी मैदान के अंदर पाई जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट सोइल है एलुवियल सोइल, हम जानते हैं इसको। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट? जितनी सोइल्स यहां पर दे रखी है इनमें से ऐसी कौन सी सोइल है जिसको कल्टीवेट करना बहुत हार्ड है? सो इट इज द सेलाइन सोइल। इट इज द सेलाइन सोइल जिसको कल्टीवेट करना बहुत हार्ड है। बाकी ब्लैक सोइल है, एलुवियल सोइल है। ब्लैक सोइल के अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है सेल्फ प्लगिंग। सेल्फ प्लगिंग की कैरेक्टरिस्टिक भी ब्लैक सोइल के अंदर होती है। ठीक है, सो डी जो है हमारी सेलाइन सोइल, इट इज वेरी हार्ड टू कल्टीवेट। मूविंग अहेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज रिलेटेड टू टर्म रेगर? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि कौन सी ऐसी सोइल है जो रेगर टर्म से रिलेट करती है। वो आपकी ब्लैक सोइल है, एलुवियल सोइल है, रेड एंड येलो सोइल, या फिर सलाइन सोइल है। बहुत सिंपल आंसर है। आगे, व्हाट इज द रीजन फॉर रेड कलर इन द रेड सोइल? रेड सोइल के अंदर लाल कलर का रीजन होता है आयरन, और इसी आयरन का हाइड्रेशन, अगर इसी आयरन का हाइड्रेशन हो जाए तो ये क्या हो जाती है आपकी येलो सोइल। अगर इसी आयरन का हाइड्रेशन हो जाए तो ये सोइल आपकी येलो सोइल में कन्वर्ट हो जाएगी। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया? हमारे देश के अंदर जूट है, टोबैको है, टी है, कॉफी है। यहां पर जितने गिवन ऑप्शंस है इनमें से इंडिया की कमर्शियल सोइल कौन सी है? सो दिस थ्री, ऑल ऑफ द अबव इज द कमर्शियल सोइल ऑफ इंडिया। ये तीनों ही भारत की कमर्शियल सोइल के अंदर, कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर आता है। सॉरी बेटा, कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर आता है। टोबैको के प्रोडक्शन में टॉप पर आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको मैंने मेंशन नहीं किया था, आपको बता दिया। आंध्र प्रदेश इज द टॉप इन प्रोडक्शन ऑफ टोबैको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ पल्सेस? पल्सेस के प्रोडक्शन में कौन सा भारत का राज्य सबसे आगे है? सबसे टॉप प्रोडक्शन पल्सेस का कहां होता है? तो इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, द सेंट्रल इंडियन स्टेट, जहां पर तुअर, पल्स, अरहर की दाल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। सो एमपी इसके प्रोडक्शन में टॉप पर आता है बेटा। ठीक है, आगे नेक्स्ट, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लैमजाओ। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क। डू यू नो इट इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है बेटा, ये तैरने वाला नेशनल पार्क है। मतलब ये जहां जहां भी ये नेशनल पार्क जिस भी लेक के अंदर है वहां पर ये फ्लोट करता रहता है। तो ये जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, ये कौन से नेशनल पार्क के, कौन से लेक के ऊपर आता है? इट कम्स ऑन दी लोकटक लेक। लोकटक लेक कौन से स्टेट के अंदर आता है बच्चा? तो लोकटक लेक आपका आ जाएगा मणिपुर के अंदर। लोकटक लेक कहां पर आ जाएगा आपका? मणिपुर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एक और बात, यहां पर एक और नेशनल पार्क है मणिपुर में, दैट इज सिरोही नेशनल पार्क। ठीक है, भीतरकनिका लेक कहां पर आ जाएगा आपका? उड़ीसा के अंदर। सांभर लेक राजस्थान के अंदर, और वुलर लेक जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, इस पॉइंट को आप सभी लोगों ने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के कौन से राज्य के अंदर पिन वैली नेशनल पार्क बना हुआ है? सो पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिन वैली नेशनल पार्क बना हुआ है बेटा जी। लेट्स मूव अहेड। वेयर इज मानस नेशनल पार्क सिचुएटेड इन इंडिया? मानस is also a tiger reserve. टाइगर रिजर्व रिवर किसके ट्रिब्यूटरी?
ब्रह्मपुत्र की। तो मानस इज रिवर एज वेल एज टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, जो कि इन द स्टेट ऑफ आसाम के अंदर आता है। सो ए विल बिकम द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर जितने भी नेशनल पार्क है, इनमें से ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। सो डाचिगम कम्स अंडर दी J&K, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है। राजाजी उत्तराखंड, नमेरी आसाम, वन विहार भोपाल। ठीक है, सो जम्मू एंड कश्मीर विल बिकम द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इनमें से ऐसा कौन सा है जो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर बने हैं, हमारे देश के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व बने कई सारे, फॉर दी साइंटिफिक पर्पस, फॉर दी कल्चरल पर्पस। तो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व इसमें नहीं है। सो नंदा देवी, अगस्त्यमलाई और पचमढ़ी, दिस 3 आर दी बायोस्फीयर रिजर्व्स। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व आपका केरला, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और नंदा देवी बायोस्फीयर इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। बट गिर इज अ नेशनल पार्क नोन फॉर एशियाटिक लायंस एंड इट फाउंड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इट फाउंड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। मूविंग अहेड, कोयना, कोयना प्रोजेक्ट। कोयना एक प्रोजेक्ट है जो कि एक नदी के ऊपर है एंड कोयना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। कोयना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि कोयना डैम जो कोयना नदी के ऊपर बना हुआ है वो महाराष्ट्र में है, केरला में है, तमिलनाडु में है या कर्नाटका में है। डायरेक्टली ऐसे मत लिख देना केरल महाराष्ट्र, पहले ये वाली लाइन लिखना दैट सर कोयना प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन देश राज्य। ठीक है, ये है कोयना का डैम। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है। काकरापारा, तारापुर, कुंडलकुल्लम। तो हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुंडलकुल्लम एंड इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, इसके बारे में आगे हम इसी लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। मूविंग अहेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ सोल्ट लेक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्ट वाटर लेक। तो सांभर, वुलर, डल और भोजताल। सांभर लेक कहां पर है, राजस्थान में। सांभर लेक के अंदर प्रोड्यूस किया गया सोल्ट कहां जाता था, दिल्ली, मुगल दरबार में। ठीक है, तो सांभर में प्रोड्यूस किया गया नमक दिल्ली तक जाता था। ठीक है, तो सांभर हमारे इंडिया का सोल्ट वाटर लेक है जो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। वुलर कश्मीर के अंदर, डल कश्मीर के अंदर और भोजताल एमपी के राजधानी भोपाल के अंदर। इतने सारे तालाब है जिसमें सांभर इज अ सोल्ट वाटर लेक। लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं बेटा मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने बात कर ली थी एग्रीकल्चर का जो बचा हुआ हिस्सा था और कुछ क्वेश्चंस लगा लेते। अब मिनरल की बात करते हैं। सो मिनरल इज ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस हैविंग अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन फाउंड इन वेरियस रॉक्स इज कॉल्ड एज मिनरल। एक नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस जिसका एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला हो, एक केमिकल कंपोजिशन हो। एक नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस जिसका पर्टिकुलर एक केमिकल कंपोजिशन हो। क्या हो बेटा, पर्टिकुलर उसका एक केमिकल कंपोजिशन हो कि उसके अंदर कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है, ये मिनरल्स के अंदर आता है। और ये मिलते कहां पर है, इट फाउंड्स इन अ रॉक्स। ये मिलते बेटा किसी ना किसी रॉक्स के अंदर ही हमको मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो
रोक्स क्या होती है? अगर कोई पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन का मिनरल हमें रोक्स के अंदर मिलता है तो रोक्स क्या होती है? अ रोक इज ए एग्रीगेट, अ रोक इज ए एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब क्या होता है? मिल के बनना। अ रोक इज ए एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। रोक जो होता है एक या एक से अधिक मिनरल का एग्रीगेशन होता है जिसका कोई पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला, पर्टिकुलर कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं होता। मतलब हो सकता है उसके अंदर एक किसी चीज का कंपोजिशन ज्यादा हो, एक किसी चीज का कंपोजिशन कम हो। सो अ रोक इज ए एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स विदाउट एनी डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। बिना किसी डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन के ये पाया जाता है। आगे बढ़े, ठीक है। और क्या होता है? और का मतलब होता है मिनरल्स प्लस इंप्यूरिटीज। और का मतलब क्या होता है? मिनरल्स प्लस इंप्यूरिटीज। मतलब कहने की मेरी बात ये बेटा कि किसी भी चीज जिसके अंदर आपको एक मिनरल मिले साथ ही साथ इंप्यूरिटी मिले उसे और कहते हैं। जैसे आयरन ओर की बात करें तो सिडेराइट, लाइमोनाइट, हेमेटाइट, दीज आर दी ओर्स ऑफ आयरन, दीज आर दी ओर्स ऑफ आयरन। ठीक है, ओके। अब जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स को फर्दर हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। जितने भी मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है बेटा। कौन कौन से वो दो पार्ट? एक तो है आपका मेटालिक मिनरल्स और दूसरा है आपका नॉन मेटालिक मिनरल्स। एक तो मेटालिक मिनरल्स, एक नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब मेटालिक मिनरल्स को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, पहला फेरस और दूसरा नॉन फेरस। फेरस क्या होते हैं? फेरस वो मिनरल्स होते हैं बेटा जिसके अंदर आयरन का कंटेंट हो, जैसे आयरन है, निकल है, ये होते हैं फेरस। और नॉन फेरस वो होते हैं जिनके अंदर आयरन का कंपोजिशन नहीं हो, जैसे कॉपर है, टिन है, लीड है, जिसके अंदर आयरन नहीं मिलता है। तो फेरस एंड नॉन फेरस कुछ इसी तरह से आते हैं, ठीक है, जो कि मेटालिक मिनरल का पार्ट होते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया। नॉन मेटालिक मिनरल लाइमस्टोन, जिप्सम, माइका हो गया आपका। और मेटालिक मिनरल्स में फेरस, नॉन फेरस। फेरस के अंदर आपका आ गया कौन सा? आपका आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट। और नॉन फेरस जो है इसके अंदर आपका गोल्ड आ गया, टिन आ गया, लेड आ गया। ये आपके नॉन फेरस मिनरल हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ओके। अब एक एक करके सारे मिनरल्स और उनके ओर्स को डिस्कस करते हैं। पोडियम साइड में रख लेता हूं मैं। एक एक करके सारे मिनरल। सबसे पहले बात करते हैं बच्चा आयरन के बारे में। आयरन ओर्स आर रॉक्स एंड मिनरल्स फ्रॉम विच मेटालिक आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड। आयरन ओर क्या होती है? आयरन ओर आर रॉक्स, चट्टान और चट्टान के साथ मिनरल्स। मतलब ये चट्टान और इस चट्टान के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स को आयरन के ओर कहेंगे, जिसके अंदर से हम आयरन निकाल सकते हैं। आयरन ओर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट चार टाइप के होते हैं, एक मैग्नेटाइट, एक हेमेटाइट, एक सिडेराइट और एक लाइमोनाइट। चारों के फोटोग्राफ उधर डले हुए, चारों के चारों ओर के फोटोग्राफ उधर डले हुए हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा यहां पर कि चारों के अंदर डिपेंड रहता है कि आयरन का कंटेंट किसमें कितना है। जैसे मैग्नेटाइट के अंदर 72% आयरन है, मैग्नेटाइट जो ओर है उसके अंदर 72% आयरन है। वहीं आप हेमेटाइट की बात करोगे तो 60 से 70% आयरन मिलेगा। सिडेराइट के अंदर आपको 48% आयरन मिलेगा। और लाइमोनाइट सबसे वीक होता है, जिसके अंदर आयरन का कंपोजिशन जो होता है बेटा 10 से 40 तक होता है, 10 to 40। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करते हैं कि इंडिया के अंदर आयरन का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा उत्पादन के आधार पर। दो चीज होती है, एक तो प्रोडक्शन और एक उत्पादन। तो प्रोडक्शन के बेसिस पर बात करें तो सबसे ज्यादा आयरन जो होता है, सबसे ज्यादा जो आयरन होता है वो आयरन का प्रोडक्शन करता है कर्नाटका। कितना? 25%। कर्नाटका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता आयरन का, कितना? 25%। दूसरा उड़ीसा 22%। कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पे उड़ीसा है जो 22% आयरन को प्रोड्यूस करता है। तीसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर भी आयरन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। एक इवन छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का एरिया है, दुर्ग है, बेलाडीला जो है ना बस्तर के अंदर, और फिर उसके बाद डली राजहरा जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। दीस आर सम प्रोमिनेंट माइंड, दीस आर सम प्रोमिनेंट माइंड। फिर इसके बाद आता है झारखंड।
तो झारखंड के अंदर जो सिंहभूम वाला रीजन है वहां पर आयरन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। इवन 1904 से आयरन की माइंस है यहां पर सिंहभूम के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कर्नाटक बाबा बुदान की पहाड़ी हो गई, मैंगलोर हो गया, चिकमंगलूर हो गया, होस्पेट और बेलारी हो गई। उड़ीसा के अंदर सुंदरगढ़ हो गया, मयूरभंज हो गया, संबलपुर, केंदुझार, कोरापुट, इतनी जगह पर उड़ीसा के अंदर प्रोडक्शन होता है आयरन का। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बेलाडीला माइंस हो गई। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला लार्जेस्ट एशिया की माइन है, याद रखना बेटा, लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन है एशिया के अंदर आयरन की। तो बेलाडेला उड़ीसा के अंदर आपका सिंहभूम, यहां पर प्रोडक्शन होता है। रिजर्व का मतलब होता है भंडार, रिजर्व का मतलब होता है भंडार। तो रिजर्व के मामले में टॉप पर आता है आपका झारखंड, दूसरे पर उड़ीसा, तीसरे पे कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एंड विथ गोवा। यहां पर इतना इस तरह से आयरन का प्रोडक्शन बच्चा जी होता है। मूविंग अहेड, अगला आ जाता आपका मैग्नीज। तो मैग्नीज पाया जाता धारवाड़ की चट्टानों के अंदर। पहले मैं आपको बता दूं, हमारे देश के अंदर अलग अलग चट्टानें पाई जाती, उसको बोलते हैं रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। तो रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करें तो सबसे पहले हमारे देश के अंदर जो चट्टानें पाई जाती थी उन्हें बोला जाता आर्कियन रॉक। आर्कियन रॉक इज टर्म्ड एज बेसमेंट रॉक, प्राइमरी रॉक, द रॉक ओवर विच एवरी माउंटेन, एवरी प्लेट्यू, एवरी प्लेन्स लाई, दैट इज द आर्कियन रॉक। सबसे पुरानी जो ओल्ड रॉक है ना। फिर दूसरे नंबर पर आता है आर्कियन के बाद आपका दूसरी जो रॉक सिस्टम है, उस रॉक सिस्टम का नाम है धारवाड़। तो आर्कियन इज एन इग्नियस रॉक और उसी आर्कियन रॉक के इरोजन और डिपोजिशन से जो रॉक बनी दैट इज द धारवाड़। तो धारवाड़ जो है, उस धारवाड़ के अंदर मैग्नीज मिलता है एबंडेंट में। धारवाड़ को ही मिनरल रॉक बोलते, मतलब पहली जो हमारी रॉक थी आर्कियन, जब आर्कियन खत्म हुई, जब आर्कियन कंप्लीट हुई और वो दूसरी जब कन्वर्ट हुई धारवाड़ के अंदर, तो धारवाड़ की जो चट्टानें थी, धारवाड़ की जो चट्टानें थी, उन धारवाड़ की चट्टानों के अंदर मैग्नीज पाया गया। धारवाड़ के बाद तीसरा आया आपका कडप्पा या फिर पुराना रॉक सिस्टम। तो कडप्पा पुराना रॉक सिस्टम आंध्र प्रदेश की तरफ गया। इसे कंप्लीट करने के बाद अगला जो रॉक सिस्टम आया हुआ है आपका विंध्यन रॉक सिस्टम, जो विंध्याचल के अंदर, मतलब गुजरात के पालनपुर से लेकर के तो बिहार के सासाराम तक, यहां तक विंध्यन रॉक सिस्टम फैला हुआ है। विंध्यन रॉक सिस्टम के अंदर बिल्डिंग मटेरियल्स मिलते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स वो मटेरियल्स जो कि किसी भी चीज को बिल्ड करने के लिए बहुत काम आते हैं, जैसे कि लाल किला। तो लाल किला का पत्थर कहां से गया? आपके विंध्याचल से। साथ ही साथ सांची का स्तूप, इसके पत्थर कहां से गए? आपके विंध्याचल से। तो ये विंध्यन रॉक सिस्टम। फिर इसके बाद अगला आता है आपका गोंडवाना रॉक सिस्टम, वो रॉक सिस्टम जिसके अंदर कोयला मिलता है। तो भारत के अंदर, पूर्वी इंडिया के अंदर जो बेल्ट है जहां पर कोयला पाया जाता है, जैसे सुहागपुर बेल्ट है, सीधी बेल्ट है, सिंगरौली बेल्ट है, झारखंड बेल्ट है, तो यहां पर जो कोयला पाए जाते हैं दैट इज अंडर दी गोंडवाना रॉक। फिर आता क्रिटेशियस डेक्कन ट्रेप। क्रिटेशियस डेक्कन ट्रेप का मतलब होता है डक्कन का लावा। डक्कन जो है जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है वो क्रिटेशियस के अंदर आता। फिर आती टर्सरी एज जिसके अंदर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। तो इस तरह से इंडिया का रॉक सिस्टम चलता है। ठीक है, तो लाइक आयरन और मैग्नीज ओर्स आर ऑल्सो अबंडेंट इन धारवाड़। ठीक है, मैग्नीज भी धारवाड़ के अंदर पाए जाते हैं। मैग्नीज इज प्राइमरीली यूज्ड इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। मैग्नीज को प्राइमरीली इस्तेमाल किया जाता है आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए उस इंडस्ट्रीज के अंदर। इंडिया प्रोसेस सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड आफ्टर जिम्बाब्वे। मतलब जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे इज एट द टॉप। जिम्बाब्वे के बाद दूसरा जो देश है जिसके प्रोडक्शन में टॉप पर है वो है हमारा मुल्क भारत। ठीक है, इंडिया इज वर्ल्ड फिफ्थ, सॉरी ये रिजर्व्स है, रिजर्व्स मतलब सबसे ज्यादा रिजर्व्स है जिम्बाब्वे के पास और दूसरे नंबर पर है भारत के पास। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में इंडिया 5th नंबर पर आता है। ठीक है, प्रोडक्शन में इंडिया 5th नंबर पर आते हैं, मतलब उत्पादन हमारा देश कम कर पा रहा पर हमारे देश के पास इसके भंडार बहुत है। तो उत्पादन के मामले में टॉप पर है चाइना, दूसरा है गेबन, तीसरा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये टॉप पर आते हैं। ठीक है, ये टॉप पर है और 5वें नंबर पे हमारा देश है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर मैग्नीज में आता है टॉप पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट और महाराष्ट्र का उत्तरी भाग, इन दोनों जगह पर इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इंडिया के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मतलब पारा। मर्क्यूरी जो रूम टेम्परेचर पर ही बॉइल्ड होने लग जाए, तो मर्क्यूरी जो होता है, मर्क्यूरी के प्रोडक्शन जो है
वो हमारे देश के अंदर अधिक मात्रा में होता है। और कौन से ओर से निकलता है? तो मर्क्यूरी निकलता सिनाबर। ये क्वेश्चन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यूपीएससी की कंडक्ट कराई गई आईएएस की एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि सिनाबर किसका ओर होता है? तो सिनेबर इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी। इस पॉइंट को याद रखा जाए। यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज कंडक्ट कराता है, तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरह के आपसे भी पूछ लिया जाए। तो इट इज अ पार्ट ऑफ ए प्रोबेबल एंड पोटेंशियल क्वेश्चन। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। अगला आता कॉपर। कॉपर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल विथ बेस्ट साउंड क्वालिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर जो होता है कहां पर सबसे ज्यादा मिलता है? हमारे देश के अंदर ओवरऑल बात करें तो इंडिया पुअर है, मतलब हमारा देश कॉपर के प्रोडक्शन में गरीब है। बहुत ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर नहीं होता। लार्जेस्ट कॉपर का प्रोडक्शन होता है चिली के अंदर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, मतलब साउथ अमेरिका का चिली और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का, यहां पर इसका प्रोडक्शन टॉप पर होता है। बट इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। इंडिया में मध्य प्रदेश कॉपर के प्रोडक्शन में टॉप पर है। और ये किसको सरपास करके आया बेटा? मध्य प्रदेश इसके प्रोडक्शन में टॉप पर आया है, कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड को सरपास करते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता निकल। निकल मेटल जो होता है इसको बुलेट जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है कि आपको बुलेट प्रूफ जैकेट बन जाए, आपको गोली ना लगे। ठीक है, अगर गोली लगे तो इतना रेसेदार होता है, इतना स्पंजी होता है कि गोली के साथ थोड़ा सा पीछे चला जाता है और गोली को हमारे शरीर के अंदर दागने नहीं देता। ये निकल होता है। निकल थोड़ा सिल्वरी होता है, लस्ट्रस होता है, मतलब थोड़ा चमकीला मेटल होता है। निकल थोड़ा सा चमकीला होता है अपने उसमें। और कहां मिलता है? इसके प्रोडक्शन में टॉप पर जाता है झारखंड। ठीक है, निकल के प्रोडक्शन में टॉप पर जाता है बच्चा उड़ीसा। उड़ीसा तो आ गया टॉप पर निकल के प्रोडक्शन में, है ना। अब उड़ीसा आ गया निकल के प्रोडक्शन में टॉप पर, और दूसरा निकल के प्रोडक्शन में इसके बाद जो आता है दैट इज योर झारखंड। इसके बाद जो आता है वो आता है बच्चा झारखंड। झारखंड के बाद फिर दूसरा आ जाएगा आपका राजस्थान। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, मूविंग अहेड। अगला बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो होता है बेटा, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। और ये किस चीज के काम में आता है? एल्यूमिनियम को बनाने में। जैसे कि Al2O3, Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड्स इसी के अंदर से निकलता है। लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करें तो इट इज उड़ीसा, सॉरी इट इज ऑस्ट्रेलिया। कंट्री नहीं, इंडिया का स्टेट है उड़ीसा। तो लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया एंड लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज उड़ीसा। ठीक है, जो 50% तक का पूरा हमारी कंट्री का प्रोड्यूस करता है बॉक्साइट। इसलिए आपको बताऊं मैं, बॉक्साइट के उसमें महानदी, ठीक है, महानदी के अलावा और भी कुछ चीजें जो आती है वो जैसे हिंडाल्को, नाल्को, ठीक है, ये उड़ीसा के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक, आगे। इन उड़ीसा बॉक्साइट इज फाउंड इन कालाहांडी एंड केंदुझार। ये दो माइंस है बेटा, कालाहांडी की और केंदुझार की, जहां पर उड़ीसा अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा हैपेंड टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। कालाहांडी, संबलपुर आर लीडिंग प्रोड्यूसर। संबलपुर के अंदर क्या है? हीराकुंड डैम। कौन सी नदी के ऊपर? महानदी के ऊपर है। ठीक है, और यहां पर हेडक्वार्टर भी है एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन का। ठीक है, कहां पर? उड़ीसा के अंदर। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम उड़ीसा से निकलता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा उसका ओर उड़ीसा में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ये कहां मिलता है? झारखंड के अंदर मिलता, गरह जाट की पहाड़ियों में। झारखंड में गरह जाट की पहाड़ियों में, ईस्टर्न घाट का थोड़ा सा वेस्टर्न एक्सटेंशन है वहां पर। ठीक है, उड़ीसा के अंदर ये मिलता है आपका पंचम पटमाली। ठीक है, पंचम पटमाली की पहाड़ी और नियमगिरी, इन दोनों जगह पर भी इसका प्रोडक्शन होता है बेटा उड़ीसा के अंदर। मध्य प्रदेश में बालाघाट और अमरकंटक में भी बॉक्साइट मिलता है। बालाघाट और अमरकंटक में भी बेटा बॉक्साइट मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के, पर्टिकुलर एरिया। अब अगले मिनरल की बात करते हैं और नेक्स्ट मिनरल है हमारा लेड।
लेड जो होता है, लेड का सबसे इंपॉर्टेंट और होता गलेना। ये क्वेश्चन अगेन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS की एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि लेड का और क्या है, तो गलेना इज द ओर ऑफ लेड। तो अगेन ये क्वेश्चन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज भी पूछ सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी बनती है इस तरह के क्वेश्चंस की। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, सिंगल लाइंस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री तरफ भी लाई करता है और जियोग्राफी तरफ भी लाई करता है। केमिस्ट्री मतलब ओर के लिए, और जियोग्राफी मतलब इसके प्रोडक्शंस और रिजर्व्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते, और इसका प्रोडक्शन होता सिंदूर बनाने के लिए। जो सिंदूर आपने देखा होगा मांग भरते माथे पर लगाते, उस सिंदूर के लिए भी लेड का प्रोडक्शन किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है। राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इट इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों के अंदर यह पाया जाता है। कौन सा आपका? लेड। राजस्थान प्रोड्यूस 95% ऑफ टोटल कंट्रीज लेड। समझ रहे हो कि राजस्थान अकेला, राजस्थान के अंदर एक माइन है उदयपुर के पास, जावर। तो जो जावर की माइन है, उस जावर की माइन के पास अकेले से 94% प्रोड्यूस होता है लेड। समझ रहे हो, एक छोटी सी जगह से। तो ये लेड के प्रोडक्शन में राजस्थान टॉप पर है। मूविंग अहेड, जिंक। जिंक जिसको हिंदी में जस्ता बोलते हैं, ये पेंट में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब रंग करने के लिए। आपने एशियन पेंट का नाम सुना होगा। अलग अलग जो पेंट्स होते हैं ना, उन पेंट्स में घरों की दीवार के अंदर पकड़ अच्छी बनाने के लिए, जिसको आप पुट्टी भी बोलते हैं, उस पकड़ को अच्छी करने के लिए आपका जिंक का इस्तेमाल किया जाता है, जस्ता का, जो कि सेरेमिक मटेरियल और इंक में भी किया जाता है। सेरेमिक का मतलब क्या होता है, आपकी चीनी की इंडस्ट्री, आपने देखा होगा ना चीनी के बर्तन, तो उस चीनी की इंडस्ट्री में सेरेमिक मटेरियल्स में इस्तेमाल किया जाता है। 99% इंडिया का जो जिंक होता है वह राजस्थान के अंदर मिलता है बेटा। अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जावर, वही जो उदयपुर के पास की माइन है, वो जावर लीड एज वेल एज इन द प्रोडक्शन ऑफ जिंक, फेमस है, प्रसिद्ध है हमारे देश में। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है टंगस्टन। टंगस्टन विथ हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट आपने बल्ब के अंदर देखा होगा, वो चमकता है, पूरे घर में उजाला देता है, गर्मी देता है, दैट इज द टंगस्टन, उसे टंगस्टन कहते हैं। तो टंगस्टन फिलामेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है बल्ब के अंदर। और ये जो टंगस्टन होता है, इसके प्रोडक्शन में टॉप पर है कर्नाटक, सेकंड पर है राजस्थान, थर्ड पर है आंध्र प्रदेश और फोर्थ पर है महाराष्ट्र। तो अगेन टंगस्टन के प्रोडक्शन में टॉप पर कौन सा जाता है? कर्नाटक। बच्चा याद रखना, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता, मतलब आप बहुत ज्यादा तापमान दे दोगे ना तब भी मेल्ट नहीं होने वाला हो। जैसे हर एक का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट का जिस टाइम पर जाकर के वो सेचुरेट हो जाए। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप गर्म करोगे तो फट से मेल्ट हो जाएगी, है ना। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती और जल्दी हो जाएगी। जैसे लोहा है, लोहा को आप पिघला करके आकार बदल देते हो, है ना। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, जितना वो तपेगा उतनी ताकत भरेगा, आकार पिघल जाएगा। स्टेनलेस स्टील एग्जैक्टली सेम। परंतु टंगस्टन एक ऐसा मिनरल है बेटा, एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है कि वो आग की तरह जलने लगता पर फिर भी खत्म नहीं होता। हमारे घर में बल्ब आग की तरह जलता है। इवन आपने देखा होगा बेक्ड समोसे की दुकान, बेक्ड समोसे की दुकान देखी, पेटिस, पेटिस में किसी के पास अगर माइक्रोवेव ओवन नहीं होते तो क्या करते, उसके अंदर 100 वाट का बल्ब रख देते। क्यों? क्योंकि वो गर्मी प्रोड्यूस करे, गर्मी प्रोड्यूस करे मतलब उस एरिया को गर्म करे, उस छोटे से कंटेनर को। तो ये क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है टंगस्टन का। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज एटॉमिक मिनरल। एटॉमिक मिनरल का मतलब क्या होता है? किसी भी मिनरल के एटम से छेड़छाड़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। जैसे सूरज के अंदर हाइड्रोजन जो एटम है वो हीलियम में टूटता है, फ्यूज होता है, उस तरह से एनर्जी का प्रोड्यूस करना। तो इंडिया हैज ह्यूज रिजर्व्स ऑफ एटॉमिक मिनरल्स। इंडिया के अंदर एटॉमिक मिनरल्स, रेडियो एक्टिव मिनरल्स के ह्यूज रिजर्व्स है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है यूरेनियम और थोरियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो थोरियम होता है ना बेटा, थोरियम मिलता है रेत के अंदर। एक रेत होती है जो केरल के अंदर पाई जाती है, जिसे मोनाजाइट सैंड बोलते हैं। तो इस मोनाजाइट सैंड के अंदर थोरियम मिलता है। थोरियम किसके अंदर मिलता है? इस मोनाजाइट सैंड के अंदर मिलता है। कहां पर? केरल के अंदर। आंध्र प्रदेश यूरेनियम के प्रोडक्शन में टॉप पर है। थोरियम के में कौन हो गया? केरल। इवन केरल के अंदर जो त्रावणकोर जो था, त्रावणकोर अपने आप को एक अलग राज्य की डिमांड कर रहा था, अलग देश की। क्यों? क्योंकि उनके पास थोरियम के रिजर्व हो गए, समुद्र की लंबी रेखा हो गई जिसके साथ वो ट्रेड कर सकते हैं। वहां पर किसकी खेती अच्छी होती थी? कोकोनट,
चाय जैसी चीजें भी वहां पर होती है, तो बड़ा फेमस एरिया है त्रावणकोर। ठीक है, आगे बढ़ते। आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी फेमस माइंस का नाम है जादूगोड़ा माइन। यूरेनियम के प्रोडक्शन के लिए सबसे बड़ी माइन का नाम है जादूगोड़ा माइन, बड़ी फेमस है। आंध्र प्रदेश हमारे इंडियन स्टेट्स के अंदर टॉप पर आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश हमारे इंडिया के सारे स्टेट्स में सबसे ज्यादा टॉप पर आता है। आगे बढ़ते। गोल्ड। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। मेटल्स होते हैं ना, उन कई सारे मेटल्स में से गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड इज वेरी प्रीशियस मेटल। जो गोल्ड होता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। अब गोल्ड हमारे देश की कई सारी नदियों में मिलता, समझ रहे हो आप। सिंध नदी जो एक इंटर बाउंड्री रिवर है, ट्रांस बाउंड्री, जो चाइना में बहती है, जो इंडिया में बहती है, जो इंडिया से बहते हुए पाकिस्तान के अंदर जाती है, दर्दिस्तान, चिलास नाम की जगह से, इतनी जगह बहने वाली सिंध रिवर की मिट्टी के अंदर सोना मिलता है। भारत में एक नदी है जिसका नाम ही सोन है। भारत की दो नदियां जो मेल नाम पर दी गई, ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मा का पुत्र, सोन, ये दो क्या है, मेल। तो इसी सोन नदी के अंदर प्रोडक्शन होता है गोल्ड का, मेजर अमाउंट में गोल्ड का इसके अंदर प्रोडक्शन होता है। और इसी गोल्ड को हम ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, मतलब आभूषण बनाने के लिए। बिहार राज्य जो है इंडिया के उत्तरी मैदान का एक राज्य, जहां पर बहुत ज्यादा आबादी है, घनत्व की दृष्टि से सबसे टॉप पर है। तो बिहार 44% रिजर्व्स लेकर के बैठा है गोल्ड के, और इसको फॉलो करता है राजस्थान। बिहार के बाद दूसरा आता है राजस्थान 25%। बेटा ये रिजर्व्स है, 21% में कर्नाटक आ गया। परंतु मैं अगर प्रोडक्शन की बात करूं, उत्पादन की बात करूं, रिजर्व मतलब तो भंडार हो गए, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन की मैं बात करूंगा ना, तो टॉप पर जाएगा केजीएफ। आपने वो मूवी देखी केजीएफ, वो यस हीरो की केजीएफ मूवी, बड़े बड़े बाल वाली, तूफान वाला जिसका गाना है। तो केजीएफ मूवी, केजीएफ मतलब कोलार गोल्ड फील्ड, वो जो एक्चुअल में स्टोरी बताई गई है ना, ये बाबा बुदान हिल्स के पीछे की स्टोरी बताई गई है, हट्टे माइंस के नॉर्थ में। तो यहां पर केजीएफ कोलार की गोल्ड फील्ड है। इसी के दम पर पे कर्नाटका हमारे देश के अंदर टॉप प्रोड्यूसर है गोल्ड का, याद रख लेना, टॉप प्रोड्यूसर है कर्नाटक। ठीक है, और यहां पर रामगिरी की गोल्ड माइंस भी है। अगला आता है आपका सिल्वर। तो सिल्वर इज अगेन अ प्रीशियस मेटल सिमिलर टू द गोल्ड। गोल्ड की तरह सिल्वर भी एक प्रीशियस मेटल है। ठीक है, तो सिल्वर के प्रोडक्शन में कौन आता है? राजस्थान इज द टॉप प्रोड्यूसर। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय गुजरात एंड झारखंड। राजस्थान जो है, राजस्थान इज द टॉप प्रोड्यूसर फॉलोड बाय गुजरात एंड फॉलोड बाय झारखंड। ठीक है, राजस्थान के अंदर जावर से क्या क्या निकला था, एक बार जरा गौर फरमाना। तो लेड निकला था, जिंक निकला था, अब सिल्वर भी निकला। मतलब जावर इज अ मिनरल रिच इंडिया, मिनरल रिच रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सिल्वर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय कोलार गोल्ड फील्ड। जो कोलार गोल्ड फील्ड है उसके पास जो हट्टी माइंस है, उन हट्टी माइंस के पास से भी सिल्वर को निकाला जाता है। ठीक है, कहां से? इन हट्टी माइंस के पास से भी। ठीक है, नेक्स्ट डायमंड। अगला क्या आ जाएगा आपका? डायमंड। तो डायमंड इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। देखो मैंने कई बार बताता हूं बेटा कि जो कोयला है, कोयला के बाद आता ग्रेफाइट और फिर आता डायमंड। ये तीनों कार्बन के कंपाउंड है, पर कोयला जो होता है धरती में सबसे ऊपर निकलता है जहां तापमान की कम जरूरत लगे। ग्रेफाइट थोड़ा सा ज्यादा तापमान निकलता, परंतु हीरा धरती की बहुत गहराई के अंदर पाया जाता है जहां बहुत तापमान, बहुत दबाव झेलना पड़े। तो बच्चों कभी ऐसा मत समझना कि हमको अगर पढ़ाई करने में वक्त लग रहा है, हमें परेशानी हो रही तो हम कुछ नहीं कर सकते। यू आर अ डायमंड। डायमंड कोयले की तरह और ग्रेफाइट की तरह नहीं है कि फटाक से निकल के बाहर आ जाए। डायमंड धरती की गहराई में, अधिक तापमान में, अधिक दबाव में, हाई टेम्परेचर, इनॉर्मस प्रेशर की कंडीशन में जनरेट होता है, बनता है। दैट इज यू, देयरफॉर यू नीड टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डायमंड। सो द वर्ल्ड्स फेमस कोहिनूर, कोहिनूर का जो हीरा है विश्व का सबसे सुप्रसिद्ध, वो गोलकोंडा की माइन से निकला था, आंध्र प्रदेश से। ठीक है,
वारंगल गोलकोंडा की माइन आंध्र प्रदेश से कोहिनूर का हीरा निकला जो उत्तर भारत में गया। उत्तर भारत में जाने के बाद अगेन उसको अरब्स चुरा करके लेकर के गए, उनसे राजा रंजीत सिंह लड़ करके फिर से हमारे देश में लेकर के आए और एंग्लो सिख वार के बाद उसको अंग्रेज लेकर के गए और आज वो ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ है। वो हीरा जो कभी हमारे देश का हिस्सा था गोलकोंडा की माइन से निकला था, परंतु हीरे के प्रोडक्शन में टॉप पर हमारी कंट्री के अंदर मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश में पन्ना का हीरा सबने सुना होगा। पन्ना के अंदर एक माइन है मझगवान, उस मझगवान माइन को लार्जेस्ट माइन बोलते एशिया की फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डायमंड। डायमंड वहां से निकलता, इसीलिए मध्य प्रदेश को डायमंड स्टेट भी कहा जाता है, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट और रिवर स्टेट के बाद। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। कुछ और मिनरल्स की बात कर लेते हैं, जैसे क्रोमाइट। क्रोमाइट जो होता है इसके प्रोडक्शन में टॉप पर है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर केंदुझार और कटक पर क्रोमाइट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कहां पर? इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर। दूसरा टिन के प्रोडक्शन में आता है छत्तीसगढ़, यहां पर टिन के प्रोडक्शन में आता है छत्तीसगढ़। फिर आता माइका के प्रोडक्शन में जाता है आपका आंध्र प्रदेश। और इंडिया की माइका कैपिटल बोला जाता है झारखंड को इंडिया की माइका कैपिटल भी कहा जाता है। यहां पर भी प्रोडक्शन बहुत होता। क्यों? झारखंड के अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द मिनरल हाउस ऑफ इंडिया, हमारे देश का मिनरल हाउस है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज जिप्सम। माइका के बाद जिप्सम का प्रोडक्शन, जिप्सम इस्तेमाल किया जाता है उर्वरक के लिए। उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर। ठीक है, आपका डीएपी, आपका पोटास आप खेतों के अंदर डालते हो। हमारे देश में क्या है, मैंने दिक्कत आपको पहले बताई थी, अगर जमीन से प्रोडक्शन बहुत हो रहा तब भी हम उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे, अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा तब भी हम उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे। क्यों? अगर बहुत हो रहा तो उस प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजर डालो, अगर नहीं हो रहा तो उतना करने के लिए फर्टिलाइजर डालो। ये दिक्कत है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोइल हेल्थ कार्ड, भारत सरकार की एक पॉलिसी है जिसके तहत आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी मिट्टी का एक सैंपल लेकर के जाओ आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर, उस मिट्टी को चेक करवाओ, वो पता करो उसकी हेल्थ कैसी। सोइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब ये किसान भाइयों के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं चला रखी है जिनका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया के सोइल सर्वे ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इंडिया की जितनी भी सोइल थी, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने बताई थी कौन कौन सी सोइल कहां कहां मिलती वो। ठीक है, ग्रेफाइट, आगे बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो कार्बन का स्ट्रक्चर है जो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर मिलता है। मैंने कहा था मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? ज्यादा तापमान, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कंडीशन में मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर मिलता है। कहां पर? झारखंड के अंदर, कालाहांडी उड़ीसा के अंदर, झारखंड और कालाहांडी में आपको ग्रेफाइट मिलेगा बच्चा जी। ठीक है, अब कुछ एनर्जी के सोर्सेस की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर मिनरल्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। मिनरल्स को कंप्लीट करने के बाद एनर्जी की बात करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में दो तरह की एनर्जी होती है, एक कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेक्शनल का मतलब होता है जिनको हम प्राकृतिक रूप से पुराने टाइम से यूज करता रहे, दैट आर द कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पुराने वक्त से जिसे हम यूज करते आ रहे, दैट आर द कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और जिसको हम बहुत पुराने तौर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, दैट आर द नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कन्वेक्शनल दो तरह के थे, एक कमर्शियल, एक नॉन कमर्शियल। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट मींस द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पस। आप उसको इस्तेमाल करने के साथ साथ एक से दूसरी जगह भेज भी सकते हैं, जैसे कोयला, जैसे पेट्रोल, जैसे लाइट। दीज आर द कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। बट नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आपका आ जाएगा लकड़ी, घास फूस और गाय का गोबर। इनको कभी बेचा नहीं जाता ज्यादा बड़े लेवल पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इंडिया ने जापान को कंडे ट्रांसफर किए, कंडे बेचे। ठीक है, एक ट्रक भर के हमने कंडे जापान में, ऐसा नहीं होता, बिकॉज दीज आर दी नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और एनर्जी विद दी अर्बन वेस्ट। हर जगह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती। इवन मैं आपको बताऊं, इंडिया का क्लीनेस्ट शहर इंदौर पिछले 6 साल से, अब 2022 की पॉलिसी बताऊं इंदौर की, तो इंदौर में क्या होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल को रिफॉर्म किया जाता है, उसे मैनेज किया जाता है, और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे इंदौर के अंदर चलने वाली AICTSL की बस, आई बस इंदौर के अंदर चलती उस बायोडीजल से,
जो कहां से, अर्बन वेस्ट से निकला। एक बार मैं जंगल घूमने जा रहा था तो मेरे को 2 फॉरेनर मिले जंगल के अंदर, समझ रहे हो। मैंने उनसे पूछा कि आप यहां, मतलब इंग्लिश में पूछा, हिंदी में नहीं पूछा, आप ऐसे मत हो जाना, आप सर यहां क्या कर रहे। तो उन्होंने बोला कि सर भारत विश्व का दूसरा सबसे पॉपुलस देश है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और उस सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री का क्लीनेस्ट शहर इंदौर। तो इंदौर कैसे अपने आप को क्लीन रखता है? तो क्लीन रखने के लिए हम यहां पर इंटर्नशिप करना है वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। मैंने कहा क्या बात है, मान गए। तो इसी तरह से वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता है और उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करके इस्तेमाल किया जाता है। बायोडीजल के नाम पे जैत्रोफा नाम की एनर्जी भी होती है, ठीक है। बायोडीजल का एक प्लांट होता है। ओके, एक एक करके जानते सभी को। सबसे पहले बात करती कोयले की। कोयला मतलब कोल। तो कोल इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड अबंडेंट फॉसिल फ्यूल्स इन इंडिया यूज फॉर द थर्मल पावर जनरेशन। मतलब हमारे इंडिया के अंदर जितने भी पावर जनरेशन के वो बने सेंटर, जैसे जिनको हैंडल करता है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो चलते कोयले से। कोयले से क्या करते? कोयले को जलाते, पानी को उबालते, भाप बनाते, स्टीम बनाते, स्टीम से डायनेमो घुमाते और डायनेमो विल कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसे फिर आगे ट्रांसफर किया जाता है, उसे दूसरी जगह भेजा जाता है, ठीक है। तो इंडिया इज 5th लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर। विश्व की बात करें तो इंडिया विश्व के अंदर 5वां कोल का प्रोड्यूसर है। टॉप प्रोड्यूसर आपका आएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। ये इसके टॉप प्रोडक्शन में आते हैं और 5वां नंबर पर हमारा प्यारा मुल्क भारत आता है, ठीक है। ऑल्सो कोल्ड ब्लैक गोल्ड, इसे काला सोना भी कहा जाता है। अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी हो, उसमें पूरी कोयले की कहानी बताई कि कोयले की कैसे वो तस्करी करते थे। कोयला नॉर्मल होता है, उसको पानी के अंदर डाल देते। अब पानी के अंदर डाल देते तो क्या होता है, पानी सोख लेता हो, वो भारी हो जाता है, वो भारी कोयले को बेचते। समझ रहे हो आप? गेटिंग माय पॉइंट, कि एक जगह से दूसरी जगह भारी कोयले को बेच रहे। अरे भैया इससे क्या होगा, आप तो पैसा कमा लोगे, आप तो पैसे अर्न कर लोगे, बट जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति, उसको तो नुकसान होगा। तो इस तरह से इसका स्मगलिंग की जाती है बच्चा। हमारे देश के अंदर पाए जाने वाले कोयले, तो 4 तरह के कोल होते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है एंथ्रासाइट। क्यों? बिकॉज इसके अंदर कार्बन के परसेंटेज ज्यादा होते। C++ मतलब लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं गधो, इट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। दूसरा बिटुमिनियस कोल। बिटुमिनियस के अंदर कार्बन के परसेंटेज थोड़े से कम होते। बिटुमिनियस के अंदर कार्बन के परसेंटेज थोड़े से कम होते। लिग्नाइट के अंदर कार्बन के परसेंटेज और कम होते। और पिट के अंदर, पिट तो एक सोइल भी होती, पिटी सोइल, पिट सोइल। तो पिट सोइल के अंदर ये पाया जाता है। फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। सिंपल सी बात है, कोल अपने आप में गोंडवाना रॉक के अंदर मिलता है एंड गोंडवाना रॉक इज अ पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो कोयला आपका सेडिमेंट्री रॉक के अंदर बच्चों मिलेगा। मेरी बात याद रखना इसको। मूविंग अहेड, अगला आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर अगला आता है आपका पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल। कोल के बाद जो दूसरा आता है दैट इज पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल। तो पेट्रोल और मिनरल ऑयल की बात करें तो पेट्रोल इज अ फॉसिल फ्यूल। पेट्रोल क्या होता है बेटा? पेट्रोल एक तरह का फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल मतलब जो लंबे वक्त तक जो जानवर जमीन के अंदर होते हैं उनके टेम्परेचर और उनके प्रेशर को गेन करके जो बना हुआ है, तो इट इज अ फॉसिल फ्यूल। इंडिया फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी स्टार्टेड वर्किंग अवे बैक इन 1901। 1901 में भारत में सबसे पहली रिफाइनरी खोली गई थी। कहां पर खोली गई थी? डिगबोई के अंदर। डिगबोई कहां है? डिगबोई इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ आसाम। तो आसाम के अंदर 1901 में सबसे पहली इंडिया की ऑयल रिफाइनरी खोली गई थी, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो ऑयल रिफाइनरी भारत की खोली गई, वो खोली गई थी तारापुर के अंदर। तारापुर कहां पर है? तारापुर जहां पर इंडिया का सबसे पहला एटॉमिक पावर प्लांट भी चलाया गया, तारापुर के अंदर, मुंबई के अंदर। तो ये तारापुर मुंबई यहां पर आ गया। About 80% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। हमारे देश की लगभग 80% की इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इन्हीं फॉसिल फ्यूल से उत्पादित की जाती है। बेटा इस पॉइंट को याद रखना, इन्हीं फॉसिल फ्यूल से इसका उत्पादन होता है। इट इज मोस्टली फाउंड इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जितने भी कॉन्टिनेंट्स होते हैं उन कॉन्टिनेंट्स की कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर कोयला पाया जाता है।
और पेट्रोल पाया जाता है। याद रखना, तो सबसे ज्यादा पेट्रोल जैसे हमारे इंडिया के अंदर हम कहां से निकालते हैं? बॉम्बे हाई से। तो बॉम्बे हाई कहां आता? कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर आता है। किस चीज के अंदर आता? कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर आता है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है ये हम पढ़ के आ चुके हैं। बताओ तो कहां पढ़ के आए हैं इन चीजों को? सर जी हम पढ़ करके आए हैं आपके ओशियनोग्राफी के अंदर। ठीक है, इसके बाद राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोल इन इंडिया, फॉलोड बाय गुजरात एंड आसाम। सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर पेट्रोल का जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान करता बेटा। उस राजस्थान के बाद पेट्रोल का प्रोडक्शन जो है वो कौन करता है आपका? उसके बाद आपका करता है गुजरात और आसाम। ठीक है, अगला आता नेचुरल गैस। ये आपको ये गैस एकदम से याद आ गई होगी, घर के अंदर मम्मी खाना बनाती सुबह से, ये वही गैस है बेटा, बिल्कुल सही समझे आप। तो नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ साथ मिलकर के बनती है नेचुरल गैस। और ये कब कब निकलती है? जब क्रूड ऑयल को हम निकालते हैं ना सरफेस के ऊपर, पेट्रोल को निकालते हैं ना, उसके साथ साथ नेचुरल गैस भी निकलती है जिसको कलेक्ट की जाती है। इसको दोनों ही तरह से इस्तेमाल किया जाता है बेटा, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। मतलब डोमेस्टिक पर्पस से क्या कहना है मेरा? डोमेस्टिक पर्पस से कहने का मतलब यह है कि आप घरेलू कामों के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, और इसको इंडस्ट्री के अंदर फ्यूल के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन इंडिया, भारत की बात करें तो जैसलमेर बड़ा ही फेमस है कन्वेक्शनल एनर्जी के अंदर नेचुरल गैस के लिए। दूसरा कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा रिवर से लेकर के तो गोदावरी रिवर, मतलब साउथ इंडिया का जो रीजन है हमारा, कहां से लेकर के कि आपके आंध्र प्रदेश से लेकर के तो थोड़ा सा सदर्न आंध्र प्रदेश तक, ये जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, दिस ऑफशोर पार्ट, ये जो ऑफशोर पार्ट है मतलब ये जो किनारे से दूर है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ईस्टर्न कोस्ट की, यहां से निकलती नेचुरल गैस। साथ ही साथ मुंबई जो है, मुंबई का जो ऑफशोर एरिया, वहां से भी नेचुरल गैस को निकालते हैं। लगभग इंडिया के अंदर जितनी भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उसमें से 10% जाता है आपका नेचुरल गैस से। ठीक है, फिर इसके बाद आता हाइडल एनर्जी। हाइडल एनर्जी की बात करें तो हाइडल एनर्जी तो हम स्कूल में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से। अब देखो पीछे क्या किया हमने? डैम बना दिया। हमने क्या किया? डैम बना दिया। अब डैम बनाने के बाद है तो डैम के अंदर वाटर एक्यूमुलेट हुआ, वाटर के अंदर आई मैकेनाइज्ड एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी पानी के अंदर आई। अब पानी को मैंने एक पर्टिकुलर शाफ्ट से निकाला। आप देखो ब्लू कलर से, आप देखो एकदम ब्लू कलर से पानी को निकाला गया। ये यहां से पानी पूरा स्टोर हो गया और इसको ब्लू कलर से निकाला। अब जब ये पानी निकलता है, ये पानी इस तरफ से आ गया, आगे आने के बाद ये पानी इस साफ्ट को घुमाता है। इस साफ्ट को क्या करता है? पानी घुमाता है। जब पानी इस साफ्ट को घुमाता है तो इसके अंदर लगा डायनेमो। अब ये डायनेमो क्या करता है? इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जनरेटर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद इसे आगे भेजा जाता है और इसको लीड करता है NHPC, नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसे मैनेज करता है। लार्जेस्ट हाइडल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए, हमारे देश के अंदर लार्जेस्ट हाइडल एनर्जी कौन से स्टेट के अंदर प्रोड्यूस होती है? इसका आंसर बच्चा आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा स्टेट टॉप पर है हाइडल एनर्जी के अंदर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी सबसे बढ़िया सोर्स होता है एनर्जी का। समझ रहे हो मेरी बात को? अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब देखो भाई, हमारा जो देश है भारत, इट इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। इन दो ट्रॉपिक्स के बीच में यहां पर हमारा देश आता है। तो आर कंट्री इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री जिसके अंदर 300 दिन सूरज की प्रॉपर रोशनी रहती है। वो बचे हुए जो 2 महीने, मतलब 365 होते हैं ना, तो 365 में से 300 रिड्यूस कर दिए, तो बचे हुए जो 2 महीने हैं ना बेटा, इन 2 महीने के अंदर आपके क्या होती? बारिश का टाइम रहता है। बारिश का टाइम तो और भी रहता है, बट ये 2 महीने ऐसे पीक पर रहते हैं कि यहां पर पानी बिल्कुल गिरता रहता है और बादल छाते रहते हैं, तो सूरज की रोशनी कम मिलती है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, इंडिया के अंदर क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है तो हमारे पास सोलर एनर्जी को बहुत ज्यादा तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।
आंध्र प्रदेश इज नाउ अ होम टू द इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो आंध्र प्रदेश के अंदर लगाया गया है। अब बेटा इसके दो फायदे हैं, सिंपल से आपको दिख भी रहा होगा। इसके दो फायदे, पहला फायदा क्या है कि ये जो जमीन पानी है, पानी के ऊपर अगर आपने सोलर प्लेट लगा दी तो पानी इवापोरेट नहीं होगा, पानी बच गया। और दूसरा, इसको लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो इसको आपने पानी के ऊपर लगा दिया तो इस तो फ्लोटिंग है। हम यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर जो वो है, क्या बोलते उसको, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर के अंदर नर्मदा रिवर पे बना हुआ एक डैम है ओमकारेश्वर डैम। उस ओमकारेश्वर डैम के ऊपर भी सिमिलर काम किया जा रहा है, इस सोलर पावर एनर्जी को इस्तेमाल किया जा रहा है। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश इज करंटली द बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं आपकी, कौन से की, ओमकारेश्वर की। ये इंडिया के रीवा जिले के, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंदर है, जहां पर आपको कितनी सारी सोलर पावर प्लांट्स पावर स्टेशंस दिखाई दे रही। इवन जब हेलीकॉप्टर से ऊपर से उड़ते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है जैसे नीचे तालाब भरा होगा, उन सोलर पैनल्स को देख करके ऐसा फील आता है जैसे ऊपर से नीचे तालाब भरा होगा। फिर इसके बाद आता बेटा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब पवन चक्की, ठीक है। तो लार्जेस्ट विंड एनर्जी इन द स्टेट तमिलनाडु, गुजरात का लांबा, महाराष्ट्र और राजस्थान, इतने राज्यों के अंदर विंड एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अब मुझे एक बात बताओ कि इन सारे राज्यों में क्या कॉमन है। पहली चीज, राजस्थान डेजर्ट है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तीनों के पास समंदर है। तो डेजर्ट में भी वेजिटेशन नहीं होता और समुद्र के ऊपर भी कोई पेड़ पौधे नहीं होते, तो हवा की स्पीड दोनों ही जगह तेज होती, डेजर्ट में भी और समुद्र के ऊपर भी। अब डेजर्ट में भी और समुद्र के ऊपर भी जब हवा की स्पीड तेज होगी बच्चा, दोनों ही जगह जब हवा की स्पीड तेज होगी तो तेजी से आपकी मिल घूमेगी, और जब तेजी से आपकी मिल घूमेगी सोलर मिल, तो दैट मिल विल कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो मिल होगी आपकी, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका बच्चा जी कन्वर्ट कर देगा, आपका इसको ये कन्वर्ट कर देगा। इसलिए भी यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। ओके, तो इतने राज्य के नाम याद रखना। अब न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी का ये वाला पूरा पैराग्राफ में आप लोगों को बोलता हूं कि सभी को लर्न होना चाहिए। जिसको लर्न नहीं होगा बहुत बुरी बात है, सभी को ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ मारे जाते हैं, यहां से पूछ लिए जाते हैं। तो क्या है द पॉइंट? पॉइंट बेटा, सबसे पुराना इंडिया का थर्मल पावर प्लांट है ओल्डेस्ट तारापुर, लार्जेस्ट कुंडलकुल्लम। तो ओल्डेस्ट तारापुर, लार्जेस्ट कुंडलकुल्लम, ये पावर प्लांट इंडिया के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा काकरापारा 1993 में बनाया गया गुजरात के अंदर, ठीक है। 1993 में गुजरात के अंदर काकरापारा, ठीक है, जिसको इनको ऑपरेट कौन करता है? नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको ऑपरेट करता है, 440 मेगावाट की एनर्जी जनरेट करता है। अगला आ गया कलपक्कम। कलपक्कम मद्रास के अंदर है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 440 के साथ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट 1991 के अंदर गया, उत्तर प्रदेश के अंदर है। याद रखना, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको यूज करता है, ऑपरेट करता है। अगला केगा, कर्नाटका के अंदर है कैगा। तो कैगा कर्नाटका के अंदर है, 2000 में बनाया गया था, कर्नाटका के अंदर 2000 में बनाया गया था, और नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको ऑपरेट करता है, जो 1800 मेगावाट के साथ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगला राजस्थान के अंदर रावत भाटा। तो रावत भाटा इन राजस्थान 1973 के अंदर गठित किया गया है, जो नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको मैनेज करता है, और कितनी 1180 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद तारापुर सबसे पुराना है, 1400 मेगावाट तक प्रोड्यूस करता, नेशनल पावर ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको संभालता है। अगला कुंडलकुल्लम सबसे बड़ा है, 2000 मेगावाट, 2000 मेगावाट नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको ऑपरेट करता है। अगली आती है टाइडल एनर्जी। बेटा टाइडल एनर्जी से आप क्या समझते हो? देखो,
टाइड से समुद्र का पानी सर्ज होता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। जब पानी ऊपर जाता है, जब पानी नीचे जाता है, तो क्या होता है कि ये आपको डायनेमो दिखाई दे रहे लाल कलर के, ये डायनेमो के जो फैन होते हैं, फैन घूमते हैं। जब पानी बढ़ता है, जब पानी घटता है, जब पानी बढ़ेगा तब फैन दूसरी तरफ घूमेंगे, जब पानी घटेगा तब फैन दूसरी तरफ घूमे। तो ये फैन जो है, ये फैन घूमते बेटा, और जब फैन घूमते हैं तो ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है बेटा। तो टाइडल एनर्जी भी इस्तेमाल में हम लेते हैं। नेक्स्ट, बायोगैस एनर्जी। अब बायोगैस एनर्जी को बहुत बड़े लेवल पर हम कमर्शियल बेसिस पर तो इस्तेमाल नहीं करते, जितने लेवल पर हम कोल को करते हैं, या फिर हाइडल इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं, या फिर हम सोलर को करते हैं, परंतु ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब इसके अंदर हमें कुछ चेंबर्स दिखाई दे रहे। पहला है वेस्ट वाटर फीड। अभी जो वेस्ट वाटर फीड स्लरी है ना, इसके अंदर आप क्या डालते हो, गोबर और पानी। आपने इसके अंदर गोबर और पानी डाला, गोबर और पानी डाइजेस्टर में गया। जब ये डाइजेस्टर के अंदर जाएगा तो डाइजेस्टर क्या करेगा, आपका उसको पूरा खत्म कर देगा, गोबर और पानी को मिक्स कर देगा। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके ऊपर एक छोटा सा होलो सिलेंड्रिकल एक बॉक्स लगा होता है, जिसको गैस होल्डर बोलते हैं। ये क्या करता है, सारी गैस जो अंदर डाइजेस्टर प्रोड्यूस कर रहा है, इसको निकाल के आपके किस तक दे देगा, स्टोव तक, ठीक है। और बाद में जो आपका डाइजेस्टर है, वो जितना भी एक्सेसिव अमाउंट में भरता जाता है, उतना ही दूसरे जो लास्ट चेंबर है उसके अंदर खाद मिलता जाता है। अब आपने क्या किया, आपने गोबर से एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ली, पानी डाल के गोबर से एनर्जी तो प्रोड्यूस हो गई, और एंड में उसी गोबर को आपने मेन्योर भी बना लिया, मतलब खाद भी बना लिया बेटा, ठीक है बच्चा, ओके। अब यहां पर हमारा पावर का जो काम था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, क्या क्या बता दिया। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया मिनरल्स। मिनरल्स को कंप्लीट करने के बाद दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया बेटा, मिनरल्स को कंप्लीट करने के बाद सेकंड चीज जो हमने देखी, दैट इज आर सेकंड चीज जो हमने देखी, दैट इज द एनर्जी। कि पहले तो हमको मिनरल मिला, फिर उस मिनरल को हमने दी एनर्जी। अब उस मिनरल को एनर्जी देने के बाद हमने चलाई इंडस्ट्री। अब हमने क्या चलाई, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का काम क्या होता, इंडस्ट्री इज अ यूनिट। ये क्या होती है बेटा, इट इज अ यूनिट थ्रू विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड गुड्स। इंडस्ट्री एक ऐसी यूनिट है जिसकी मदद से रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है आपका फिनिश्ड गुड्स के अंदर। जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश्ड गुड्स के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाता है बेटा। मतलब जैसे आपका गेहूं है, तो गेहूं को आपने डाला चक्की के अंदर और उसने निकाल दिया आटा। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा। तो चक्की हो गई इंडस्ट्री, चक्की क्या हो गई हमारी, इंडस्ट्री, क्योंकि उसने गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, सिलाई मशीन। अब सिलाई मशीन का काम क्या होता है बेटा, सिलाई मशीन में क्या होता है कि जैसे आपने उसके अंदर कपड़ा दिया, सिलाई मशीन, टेलर की दुकान, दर्जी की दुकान, वहां गए हम, उसने कपड़ा लगाया, कटपीस, वो कटपीस को लगा के उसने क्या किया, उसको एक पेंट बना दिया। हालांकि उसके अंदर एक कला लगी जिसने उसको उस तरीके से काटा, बट एंड में क्या प्रोडक्ट निकला, पेंट, मतलब पजामा। तो पजामा निकल गया, तो वो भी एक इंडस्ट्री होगी, कॉटेज इंडस्ट्री हो गई। तो इंडस्ट्री इंडिया के अंदर अलग अलग बेसिस पर अलग अलग जगह लगाई जाती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कि उनके अंदर कच्चा माल जो जाता उसके आधार पर। एक हो जाएगी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होगी, वो इंडस्ट्री आपकी एग्रो बेस्ड हो जाएगी, जो कि पूरी तरह से या फिर अर्ध तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होगी, जिसके अंदर आ जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, शुगर, ये सब हो जाएगी आपकी एग्रो बेस्ड। फिर मिनरल बेस्ड तो आयरन इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ठीक है, इसके बाद है तो डायमंड, ये सब मराइन, वो मिनरल बेस्ड हो जाएगी। मराइन बेस्ड की बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगी, कोरल, फिश, ठीक है, एंड
मेडिसिन्स, जो समुद्र के अंदर से जो कई सारे प्लांट्स होते हैं ना जिनकी रूट से अस्थमा को ट्रीट करने की दवाई बनती है, कैंसर को ट्रीट करने की दवाई बनती है, ट्यूबर को ट्रीट करने की दवाई बनती है, वो इससे बनेगी। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, लंबरिंग, लंबरिंग मतलब लकड़ी की इंडस्ट्री, पेपर, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएगी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर बेटा। इसके बाद अगला आता आपका इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द साइज। साइज के आधार पर इंडस्ट्री होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर कि उसके अंदर कितने वर्कर्स हैं, कितना उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है। अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कैपिटल, देखो ये पूरा का पूरा सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी का, हमारी इकोनॉमी का सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सोइल तो हमने पढ़ लिया, दिस इज द सेकेंडरी सेक्टर। इवन द मिनरल, द एनर्जी, द इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के, तीसरे में से, तीन में से दो, दूसरा, तीसरा तो टर्सरी हो जाएगा जो मैं आपको दे रहा हूं सर्विस, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज द सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, ठीक है। तो यहां पर क्या सीन हो जाएगा बच्चा आपका कि इस सेकेंडरी सेक्टर के अंदर दूसरा, पहला तो आपका एग्रो बेस्ड हो गई, दूसरी मिनरल बेस्ड, तीसरा मराइन बेस्ड, चौथी फॉरेस्ट बेस्ड। अब साइज के आधार पर देखा हमने इंडस्ट्री को, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री डिपेंड्स कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितने का है, उसके ऊपर लेबर्स कितने, उसकी लोकेशन कितनी, उसका टर्नओवर कितना, ठीक है, लार्ज स्केल होती है, फिर मीडियम स्केल, फिर स्मॉल स्केल, फिर कॉटेज इंडस्ट्री। अब कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि आपने घर में ही उद्योग खोल लिया, आटे की चक्की घर में खोल लिया हमने, है ना, हम फ्री बैठे थे तो आटे की चक्की में ज्यादा से ज्यादा आप एक लेबर लगाओगे, दो लेबर लगाओगे, 5 लगाओगे, 50 तो नहीं लगाओगे, 1000 तो नहीं लगाओगे, तो लेबर भी कम, इन्वेस्टमेंट भी कम। दिस इज द कॉटेज इंडस्ट्री। सिलाई की मशीन, सिलाई की मशीन एक दर्जी के पास होती है तो 5 लोग लगाता सिलने के लिए, 10 लोग लगाता, 15 लोग लगाता, 1000 तो नहीं लगा लेता। तो ये किसके अंदर आ गया आपका, ये आ गया आपका उस इंडस्ट्री के अंदर, कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, ओके। अगला आता है आपका इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर। जैसे सबसे पहला आपका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जहां पब्लिक वर्ड आ जाए, मतलब सरकार, पब्लिक मतलब जनता, जनता मतलब सरकार, है ना, जनता मतलब ऐसा तो नहीं है कि राम श्याम घनश्याम मिलके चला रहे, जनता मतलब सरकार, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्री होती है बेटा, वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हो जाएगी पब्लिक सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे टाटा, जैसे रिलायंस, दीस आर दी प्राइवेट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर क्या हो जाएगा, जैसे बजाज, बजाज कम्स अंडर दी जॉइंट सेक्टर, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया इसको बजाज, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाएगा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, गांव के लोग एक साथ मिलते हैं, कोऑपरेशन के साथ प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन को सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल आनंद, आनंद का मतलब क्या होता है, आनंद का मतलब क्या होता है, आनंद नहीं, अमूल, अमूल का मतलब क्या होता है, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड। गुजरात के अंदर एक गांव है जिसका नाम है आनंद, आनंद भी पढ़ते हैं उसको, पर आनंद उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है। तो अमूल मिल्क उद्योग मतलब आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड, ठीक है। दूसरा मध्य प्रदेश के अंदर सांची, सांची के मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं तो सांची मिल्क जो होता है कॉर्पोरेशन, दीज आर दी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब इंडस्ट्री को लगाते हैं हम किसी भी जगह पर, अगर मैं इंडस्ट्री लगाता हूं, ठीक है, फैक्टर अकाउंटेबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, फैक्टर जो होते हैं, फैक्टर्स अकाउंटेबल फॉर दी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर कैपिटल। भैया अपने पास पैसे होने चाहिए ना, तभी तो हम इंडस्ट्री लगा पाएंगे। तो सबसे पहला फैक्टर कैपिटल। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ
रॉ मटेरियल आपके पास प्रॉपर होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट। भैया कुछ सामान प्रोड्यूस करोगे तो उसको मार्केट तो के पास तो बेचोगे ना। डिपेंड्स ऑन मार्केट। दो तरह की इंडस्ट्री होती, एक वेट गेनिंग इंडस्ट्री, एक वेट लूजिंग इंडस्ट्री। वेट गेनिंग इंडस्ट्री क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर, वेट गेनिंग इंडस्ट्री क्या होती है? एक ऐसी इंडस्ट्री होती है बेटा जिसके अंदर आपका रॉ मटेरियल तो कम हो, पर पानी को अगर आप उसको प्रॉपर सप्लाई दोगे ना, तो जैसे कोको कोला की इंडस्ट्री। कोको कोला की इंडस्ट्री क्या करती? वेट गेन कर लेती। इसमें क्या रहता है बेटा कोको कोला की इंडस्ट्री में, कि आपको रॉ मटेरियल कोक बहुत कम देना, बाकी पानी मिल जाएगा, तो ये वेट गेन कर लेगी। कॉटन इंडस्ट्री जो है वो वेट लूज इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल मतलब आपको एक शर्ट बनाने के लिए कम से कम 20 किलो कॉटन की जरूरत पड़ेगी, मतलब रॉ मटेरियल ने वेट लूज कर दिया, तो ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री आ जाएगी। वेट गेनिंग डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। अब वेट गेनिंग इंडस्ट्री जो है, जो वेट गेन कर लेती, उनको तो हम मार्केट के पास लगाएंगे, और वेट लूजिंग इंडस्ट्री उसको रॉ मटेरियल के पास लगाएंगे। क्यों? वेट लूजिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जहां पर रॉ मटेरियल ज्यादा लगे और फिनिश्ड गुड्स कम लगे, तो उसको फिर खेत के पास लगाओ, ठीक है। और वही इंडस्ट्री जिसके अंदर रॉ मटेरियल ज्यादा लगे आपको और फिनिश्ड गुड्स कम लगे, तो उसको तो आप कहां लगाओगे? जहां पर से आपके सोर्स है, और जहां सोर्स नहीं है वो मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री होगी, जो वेट गेनिंग इंडस्ट्री होगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मार्केट ओरिएंटेशन हो गए। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला जो पॉइंट होगा दैट इज लेबर। आपके पास जितने लेबर होंगे उतने आप इंडस्ट्री के अंदर लगा सकते हो। अगर आपके पास लेबर है ही नहीं तो आप इंडस्ट्री के अंदर क्या लगाओगे? समझ रहे हो? तो लेबर बेस्ड। एक मिनट पानी पी लूं। लेबर बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है बेटा, इट प्लेस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तीसरा जो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है दैट इज दी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमको प्रॉपर, हमने एनर्जी क्यों पड़ी? क्योंकि एनर्जी की जरूरत होती है इंडस्ट्री को, तो प्रॉपर एनर्जी सप्लाई के लिए हम इंडस्ट्री लगाते हैं। तो कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट, लेबर, पावर सप्लाई, दीज आर सब इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके दम पर इंडस्ट्री लगाई जाती है। एक और फैक्टर होता है दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब अगर किसी जगह की सरकार की पॉलिसीज अच्छी है तो आप ऑब्वियसली चाहोगे वहां पर इंडस्ट्री लगाना। बट अगर किसी जगह गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, रिजिड है, तो आप वहां पर इंडस्ट्री लगाने में एक बार सोचोगे, क्योंकि हर जगह आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको पोल्यूशन के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, जैसे आपको वर्किंग आवर्स के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जहां की थोड़ी सॉफ्ट हो वहां पर स्मूथ जगह पर यह लगाई जाती है, ना कि रिजिड पर, ठीक है। ओके, इंडिया के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, सबसे पहली कॉटन इंडस्ट्री। अब कॉटन इंडस्ट्री की शुरुआत हमारे देश के अंदर 1818 में की गई थी कलकत्ता से, परंतु बाद में पता चला कि कॉटन के प्रोडक्शन में हमने किसको ऊपर निकाला था? महाराष्ट्र, गुजरात को। क्यों? क्योंकि यहां पर दक्कन में काली मिट्टी मिलती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात इसके प्रोडक्शन में ऊपर गए। तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आपका पश्चिम बंगाल, ये इसमें जाते हैं कॉटन के प्रोडक्शन में। तो ये कॉटन इंडस्ट्री इन जगह पर बच्चा लगाई गई। मूविंग अहेड, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है देश की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे बेटा कि हम एक आईआईटी खोल लें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये ओपन करने के भी पैसे नहीं थे। हमको ब्रिटेन की मदद से, रूस की मदद से, जर्मनी की मदद से हमने कुछ इंडस्ट्री खोली देश के अंदर। हम सबके ऊपर फिर से भरोसा नहीं कर सकते थे। एलपीजी रिफॉर्म हम हमारे देश में 1991 में लेकर के आए। उस वक्त क्यों लेकर के नहीं आए? इसलिए लेकर के नहीं आए कि ग्लोबलाइजेशन किया, सारे देश के लिए फिर से खोल दिया तो कोई आके फिर गुलाम बना लेगा। पहले भी तो हम गुलाम थे, है ना। तो इन चीजों को लेकर के एलपीजी रिफॉर्म्स काफी लेट लाया गया। तो तब तक क्या हुआ था, कुछ कंट्रीज जो जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया, जैसे रूस भारत का बड़ा मित्र है बड़े वक्त से, तो रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, इनकी मदद से भिलाई पावर प्लांट, दुर्गापुर पावर प्लांट और राउरकेला पावर प्लांट खोला गया छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा रिस्पेक्टिवली। मतलब भिलाई में, छत्तीसगढ़ में भिलाई पावर प्लांट रसिया ने खोल के दिया, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर पावर प्लांट ब्रिटेन ने खोल के दिया, उड़ीसा के अंदर राउरकेला जर्मनी ने खोल के दिया। इसके अलावा टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जमशेदपुर यानी झारखंड के अंदर,
इसके बाद आपका विश्वेश्वर, कर्नाटका के अंदर विश्वेश्वर टाटा के विश्वेश्वर आयरन और स्टील के प्लांट से। बोकारो झारखंड के अंदर, बोकारो कहां पर है? झारखंड के अंदर। और सालेम तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो पावर प्लांट है दैट इज दी सालेम पावर प्लांट। कौन से है? सालेम पावर प्लांट आपका किसके अंदर है बच्चा? तमिलनाडु के अंदर आता है। मूविंग अहेड, अगला आता है लोकेशन बेसिस पर। देखो कौन कौन सा आता है? अगला आता है आपका जो लोकेशन है, उस लोकेशन के आधार पर। एक सेकंड बेटा, हाँ बेटा, तो एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री में कोरबा, कोरबा कहां पर है? कोरबा की इंडस्ट्री हमारे इंडिया के अंदर छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में बाल्को, बाल्को मतलब भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अलुपुरम में हिंडाल्को, हिंडाल्को का मतलब होता है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट रेणुकूट, रेणुकूट के अंदर हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को। मिटूर, मिटूर तमिलनाडु के अंदर मालको मद्रास एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया। हीराकुंड उड़ीसा के अंदर संबलपुर में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया। अंगुल अगेन उड़ीसा के अंदर नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नालको। और जारसुगोड़ा वेदांत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाल। इतनी एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर लगी हुई है, ठीक है बेटा। तो आज मैं सेशन को यहीं पर एंड करता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल सेशन है, बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने आए हैं। अगला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर मैं आपको और सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। क्या बचा आपका? पॉपुलेशन बचा हुआ है, ट्रांसपोर्ट बचा हुआ है, और इसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसको मैं अगले लेक्चर के अंदर ऐड करके आप लोगों को कंक्लूड करके बता दूंगा। साथ ही साथ अगले लेक्चर के अंदर एकदम खुश हो जाइएगा, आपको बहुत सारे PYQs कराने वाला हूं। साथ ही साथ फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में, स्टेट इंपॉर्टेंट एस्थेमस, इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इन सारी चीजों की आगे हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत।